नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आड़ी में। जंग का 7वां दिन। अमेरिका, इजराइल, इतनी बड़ी ताकतों के आगे ईरान 7 दिन एंड काउंटिंग कैसे टिका हुआ है? अमेरिका का सबसे ताकतवर आदमी, फ्लैम्बॉयंट आदमी डोनाल्ड ट्रंप, जो माई वे और हाईवे पर भरोसा करता है, वो अचानक प्रार्थनाओं की शरण में, पादरियों की शरण में दिखाई दे रहा है। उसको कहना पड़ रहा है कि ये एक मुश्किल घड़ी है और हमको ईश्वर की तरफ लौटना चाहिए। क्यों? इसके निहितार्थ क्या हैं? आज इस पर होगी चर्चा और इसके वो पहलू आपके सामने रखूंगा जो अभी आपने कहीं और नहीं देखे होंगे, ये दावा है मेरा। और हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आज आपको जो थ्रेडबेयर एनालिसिस बताने वाले हैं वो ये स्पष्ट कर देगा कि इस जंग का रुख आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। पहले ये खबर देखिए, अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट स्ट्राइक जारी है। ईरान के साइपा में जबरदस्त बमबारी हुई। साइपा में मिसाइल सेंटर पर हमला हुआ। इंडस्ट्रियल इलाका साइपा, ईरान का ये इंडस्ट्रियल इलाका, इजराइल और अमेरिका का यहां ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। दोनों मुल्कों ने मिलकर एक तरीके से ईरान को मिसाइलों से और बमों से छेद और भेद दिया है, लेकिन उसके बावजूद ईरान अपनी खास स्ट्रैटेजी की वजह से टिका हुआ है और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है मिडिल ईस्ट में इजराइल पर। अगली खबर देखिए, खामेनेई के बंकर पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। 50 फाइटर जेट से किया गया था हमला। 50 फाइटर जेट्स अंडरग्राउंड बंकर्स में की थी बमबारी। यह जगह जहां से खामेनेई और उनके सहयोगी ऑपरेट करते थे, इसमें चीजें जितनी धरती की सतह के ऊपर दिखाई देती हैं, उतनी ही सतह के नीचे बंकर्स भी बने हुए थे, अंडरग्राउंड बंकर्स। और बताया जा रहा है कि एक साथ 50 फाइटर जेट्स ने बमबारी की थी और कोई कोना इस प्रेमाइसेस का नहीं छोड़ा था जहां पर बमबारी ना की गई हो। और यह इंश्योर कर दिया गया था कि बंकर में ही क्यों ना बैठे हुए हो खामेनेई यहां से जीवित बचकर ना जाएं। यहां वो तस्वीरें जो शनिवार को जब यह अटैक शुरू किया गया, असल में शुरुआती अटैक में ही खामेनेई मारे गए थे और तब की तस्वीरें आज जारी की गई हैं। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इस्फहान परमाणु सेंटर के पास बमबारी। और बाय द वे आपको यह भी बता दूं, ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं खामेनेई के संदर्भ में, इजराइल का यह दावा है कि यह अटैक हमने किया, हमने मारा खामेनेई को। यहां पर ये अलग अलग दावे किए जाने शुरू हो गए। अमेरिका भी इस ऑपरेशन में शामिल है और तब इजराइल ये कह रहा है हमने मारा, हमने मारा। इसके निहितार्थ क्या है, यह भी हमारे मेहमान बताएंगे। लेकिन जरा देखिए यहां पर अगली खबर, इस्फहान परमाणु सेंटर के पास बमबारी। तो जब यह कहा जा रहा है कि असल में एक छोटा ही सही लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बेहद करीब है ईरान, ऐसे में इस्फहान पर बमबारी किया जाना क्या यह बताता है कि जून में 2025 में जब बमबारी हुई थी तो बहुत कुछ बचा रह गया था और वो इतना काफी था कि उससे बम बनाया जा सके, और इसलिए इस्फहान में एक बार फिर से बमबारी की आवश्यकता पड़ रही है। यह खबर दिखाऊंगा आपको। आगे देखिए, सेंट्रल ईरान में इजराइल की बमबारी। क्वाम शहर पर इजरायली एयर स्ट्राइक हमले का लेटेस्ट वीडियो आया सामने। यह क्वाम शहर पर बमबारी का वीडियो है। ईरान की अलग अलग जगहों से कमोबेश एक जैसी तस्वीरें, जिनमें अंतर करना मुहाल होता है। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये जगह दूसरी जगह से अलग है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक जैसी आपको दिखाई देती हैं। वहां लगी हुई आग, उठता हुआ भयानक धुआं, आसपास अफरा तफरी, ये हर एक जगह की तस्वीर का आलम है। और इसीलिए जब बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। यहां जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्वाम शहर पर हमले की तस्वीरें। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इजरायली मंत्री बेजलेल का बेटा घायल हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि लेबनान बॉर्डर पर ईरानी हमले में वो जख्मी हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कैंपेन के दौरान, जो कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ उन्होंने चला रखा है, उस दौरान वो जख्मी हुआ है। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल और उनका बेटा इस हमले में घायल बताया जा रहा है। बेजलेल के घायल होने की तस्वीरें भी आई हैं। ये इंजरी कितनी सीरियस है या कितनी सुपरफिशियल, अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि बेजलेल का बेटा भी इस जंग में जख्मी हुआ है। अब वो जो इस्फहान से संबंधित खबर मैं आपको बता रहा था, असल में सिर्फ आज इस्फहान को टारगेट नहीं किया गया है। इस्फहान तो टारगेट हुआ ही है, बुशहर को भी टारगेट किया गया है। और आप जानते हैं
ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के संदर्भ में जिन जगहों का नाम लिया जाता है उनमें ये दोनों प्रमुख हैं। इसीलिए यहां पर आज हमला होना ये बताता है कि क्या आज भी न्यूक्लियर वाले अंदेशे इजराइल और अमेरिका के कायम है। देखिए खबर, इस्फहान परमाणु सेंटर के पास बमबारी, अमेरिका ने B2 बॉम्बर से बरसाया बॉम्ब। अमेरिका ने 2000 पाउंड का बॉम्ब गिराया। सेंटकॉम, जो असल में सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जिसको एब्रिविएशन में इस तरीके से सेंटकॉम कह देते हैं, सेंटकॉम ने अमेरिकी बमबारी की पुष्टि की। 2025 में यहीं पर बमबारी का दावा किया गया था। तो सवाल यह है कि जब आप ये कह रहे थे कि आपने इस्फहान में, नतांज में, फोर्डो में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान सब कुछ तबाह कर दिया था, कुछ भी बचा नहीं था वहां पर, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये दावा किया था, उसके बाद आप यहां फिर से अगर बमबारी कर रहे हैं तो मतलब उस समय या तो आपका काम पूरा नहीं हुआ था या फिर जो आपका दावा था वो झूठा था और ये झूठ आप एक बार फिर से बोल रहे हैं। इसीलिए यहां पर आज फिर से बमबारी करना, हमारे मेहमानों से हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अब आगे खबर देखिए, इराक के आसमान में देखिए ईरानी मिसाइलें। इराक को भी थर्राया जा रहा है। एरबिल के बारे में हर दिन हमने आपको बताया है। एरबिल तो ऐसा लग रहा है जैसे उसको अभी तक मिसाइलों से छेद कर मधुमक्खी के छत्ते में बदल दिया होगा ईरान ने। अब यहां पर देखिए इराक के आसमान पर जब ये मिसाइलें दिखाई दी, ईरान यूएस बेस को लगातार निशाना बना रहा है और एक बार फिर से उसकी तरफ जाती हुई मिसाइलें आसमान से जब एक साथ जा रही थी तो उन्होंने कैसे समानांतर धुएं की लकीरें बनाई, जो यहां पर आप देख सकते हैं। और ये आसमान में लिखी हुई तबाही की इबारत होती है। असल में जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर इतनी खतरनाक मिसाइलों से हमला करता है तो आसमान पर यही लिखा होता है कि इनको रोक सको तो रोक लो, नहीं तो तुम्हारे यहां तबाही तो इसमें लिखी हुई है ही। और आसमान में तबाही लिखकर जाती यही मिसाइलें आपको यहां दिखाई दे रही हैं, जो इराक की तरफ बढ़ रही हैं। इराक में अमेरिकी बेस की तरफ बढ़ रही हैं, एरबिल की तरफ बढ़ रही हैं, तरीर की तरफ बढ़ रही हैं और ये फायर की गई हैं ईरान की तरफ से। दुबई के अरबपति का ट्रंप से सीधा सवाल, किस अधिकार से आपने हमारे क्षेत्र को ईरान के साथ युद्ध में घसीटा है? इतना खतरनाक फैसला किस आधार पर लिया? इस कदम से जीसीसी मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और अरब देशों को ऐसे खतरे में डाल दिया गया जिसे उन्होंने चुना ही नहीं था। दुबई के अरबपति खालफ अल हब्तूर का बयान। अब सवाल यह है कि खालफ अल हब्तूर जब ये आरोप लगा रहे हैं कि हमको आपने युद्ध में क्यों घसीटा, तो वो अमेरिका पर क्यों लगा रहे हैं? अमेरिका को आपने अपने यहां बेस बनाने के लिए जगह दी, ईरान ने उन जगहों पर स्ट्राइक किया। आप बजाय ईरान को यह कहने के कि आप हमारी जमीन पर अगर उनके बेसेस हैं तो हमारी जमीन पर हमले क्यों कर रहे हैं, ईरान का भी अगर अमेरिका के साथ नाम लेते तो समझ में आता कि इन दोनों ने मिलकर हमको युद्ध में घसीट लिया। आप सीधे सीधे अमेरिका को कह रहे हैं कि आपने हमको इस मुसीबत में डाल दिया। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, आप जानते हैं खाड़ी देश उन देशों को कहा जाता है जो जीसीसी के अंडर आते हैं, और जीसीसी के अंडर आने वाले देशों की खासियत यह है कि अरब पेनिनसुला का हिस्सा है और ये जो खाड़ी है, मतलब जहां से आप देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखते हैं और देखते हैं उसके पास में ही जो फारस की खाड़ी आप जिसको कहते हैं, पर्शियन गल्फ, उसको बॉर्डर करने वाले जो इलाके हैं वो असल में ये गल्फ कंट्रीज हैं। उन्होंने ये कहा कि आपने गल्फ कंट्रीज को और अरब देशों को एक साथ ये झोंक दिया है खतरे में। क्या हमारी गलती थी जिसकी वजह से आपने हमको यह सजा दिलवाई? साहब, आपकी गलती यह थी कि आपने वहां पर बेस बनाने के लिए कंसेंट दिया। अमेरिकी बेस वहां पर मौजूद है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से अभी तक के जो अपडेट्स मैंने आपको बताए हैं उस पर मैं चर्चा करता हूं और उसके बाद ले चलूंगा आज के खास उन टॉपिक्स की तरफ। ईरान इतना 7 डेज एंड काउंटिंग टिका कैसे हुआ है इतनी बड़ी ताकतों के आगे? डोनाल्ड ट्रंप जैसा फ्लैम्बॉयंट आदमी अब अध्यात्म की शरण में जाने की सोच रहा है। हरे को हरिनाम है क्या? इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको आज के मेहमानों से मिलवा देता हूं। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ आज की इस चर्चा में एक बार फिर, एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, दीपक वोरा सर भी हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं, आउट स्टेशन में, आज स्टूडियो में मेरे साथ नहीं है, और पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अमेरिका से अपने 2 टूक विश्लेषणों के साथ जुड़ने के लिए वो हमारे साथ अपनी खास पहचान रखती हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जनरल सिन्हा, आपसे ये जो अपडेट्स आ रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है अमेरिका को कि हमारे को मुसीबत में डाल दिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये जो जीसीसी की तरफ से बयान आया है। दिनेश, जय हिंद। आपने बड़े अच्छा इसका एक नैरेटिव दिया। आपने कहा गलती आपने की और आज ठीकरा फोड़ रहे हैं दूसरे पर। देखिए, बात यह है 2 गलतियां इन्होंने की है बहुत, और जो जीसीसी के देश हैं जिसमें 11+1 यदि आप रशिया को हटा दीजिए
तो इन्होंने एक तो पेट्रोकेमिकल, पेट्रो डॉलर की जो बात होती है, पेट्रो, एक ये चीज उन्होंने की, और दूसरी अपनी जमीन को देना, और वो किस एवज में कि पूरा का पूरा संरक्षण अमेरिका के हाथ में आपने झोंक दिया। आज जो चीज भी हो रहा है, आपके पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप उसका रिट्रीब्यूशन एक करें। आपको याद होगा जून के महीने में लास्ट फेज के अंदर में किसके ऊपर आया था अटैक, या और कतर ने कुछ नहीं किया, चिल्लाता रहा, और उस समय इजराइल ने भी उसको मारा, इजराइल ने भी कतर में गया था। तो आप बताइए इनकी हालत क्या है। ये तो कहते हैं कि इजराइल यदि ये कहें कि अमेरिका के साथ होने के साथ इन पे क्यों किया वो, तो सवाल उस समय खड़ा, और उसी के कारण सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान के शरण में जाकर के कहता है न्यूक्लियर अमरेला भी हम ले लेंगे उनके पास। गलतियां इनकी हैं और गलती पे गलती करे जा रहे हैं ये लोग। ये देखिए, आप यदि अपने सारे चीज ये कहिए कि पैसा भी हम आपको दे देते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी भी आपको दे देते हैं, हम आपके नीचे करेंगे, हम फले फूलेंगे। फले फूले तो बहुत, आप फले फूल रहे हैं तभी आपके पास इतने पैसे हैं, मगर जब आप उसमें आपके दुश्मन के साथ, ईरान को तो ये मानते थे ना दुश्मन, उन्होंने उनके अच्छी चीजें चल रही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। यदि अकॉर्ड को आप देखें, चीजें सही चल रही थी। इस बीच में जो चीजें आपने की, ईरान ने किया, ईरान ने जो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के, और इसको यूज हुआ है, ये आप मानिए, चाइना भी यूज किया है ईरान को, और रशिया भी यूज किया है। ट्रांस अटलांटिक से ट्रांस मेडिटेरियन में शिफ्ट हुआ है, एब्सोल्युटली आप प्रॉक्सी बन करके, और उसका खामियाजा ईरान भुगत रहा है। मगर आज बहुत ज्यादा बड़ी गलतियां कर रहे हैं वो ईरान, सॉरी अमेरिका और इजराइल के बारे में पहली बार मैं कह रहा हूं। ठीक है, ये गलतियां आप पहले पूरी विश्व, शायद मैं तो साथ ही था, ठीक है, और आप जो गलतियों पे गलती कर रहे हैं, चेंज ऑफ रिजीम ऐसे नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात देखिए सर, यहां खामनेई के मारे जाने के बारे में ये जो खबर आ रही है, इसके बारे में स्पेसिफिकली इजराइल की तरफ से बताया जा रहा है, ये वीडियो जारी करके हमने मारा खामनेई को। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इंडिविजुअल अकम्प्लिशमेंट्स को हाईलाइट करने वाले वीडियो जारी करना, यह हाई पॉइंट था खामनेई का मारा जाना, और उसके संदर्भ में इजराइल की तरफ से वीडियो जारी करके दावा करना हमने मारा। कार्तिकेय काले सर, ये क्यों आवश्यकता पड़ गई? देखिए, एक्चुअली जो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो सब्सटेंटिव विक्ट्री है, यानी एक विक्ट्री पॉइंट यदि आप उसको कहें, एक सब्सटेंटिव पॉइंट बोलें इस वॉर में, तो इस लड़ाई में केवल खामनेई की डेथ ही सब्सटेंटिव विक्ट्री है। उसके अलावा आप बताइए और कौन सी प्रोवन या सब्सटेंटिव विक्ट्री है? आज ही यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टैटिस्टिक्स जारी किए, 90% मिसाइल्स एक्सपेंड हो गए हैं, 86% ड्रोन्स खत्म हो गए हैं। उनको तो यही नहीं पता था एट द बिगिनिंग ऑफ वॉर कि ईरान के पास कितने मिसाइल्स हैं और कितने ड्रोन्स हैं। दे हैड नो एस्टिमेट, नो एस्टिमेट्स वर मेड पब्लिक, किसी को बताया नहीं, पर उन्होंने 90% और 86% के फिगर्स दे दिए। तो बेसिकली ये पूरा पॉइंट जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सब्सटेंटिव इश्यूज हैं, जिन पे आप क्लेम कर सकते हैं कि हमारी विक्ट्री हुई है, वो सिंकिंग ऑफ द ईरानियन नेवी है, एक मेजर पॉइंट, और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जो खामनेई पे हमला हुआ है वो है, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट खामनेई वाला पॉइंट है। तो अब दोनों शेयर ग्लोरी में, तो मतलब सर यहां पर ये एज अ टीम बेशक खेल रहे हैं, लेकिन ये बताने की होड़ जरूर है कि सेंट्रल फॉरवर्ड कौन है और फ्लैंकर कौन है। और सेंट्रल फॉरवर्ड बताने में इजराइल ये लगा हुआ है कि असल में लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, हमारे साथ फ्रिंज तरीके से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो अमेरिका है, क्योंकि वरना इसकी नौबत नहीं आती। अब मैं दीपक सर के पास जरा ये समझने के लिए जाना चाहता हूं कि टेबल पर मुंह लटकाकर आंखें बंद करके बैठे हुए ट्रंप, आसपास खड़े हुए पादरी और उनकी प्रार्थनाएं कि मुसीबत के समय आपके दिल और दिमाग में ऊपर वाले की शक्ति और रोशनी भर जाए और अमेरिका को हिम्मत मिले। इसका मतलब क्या? ये अगर होना भी था तो कैमरे के सामने सार्वजनिक करके उस तस्वीर को ये क्यों किया गया? दीपक सर। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता है, और हमेशा की तरह शिकायत यह है, दो जनरल साहिबान को आप बुलाते हैं, मैं अकेला डिप्लोमेट फंस जाता हूं दोनों के बीच में। इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा होती है, ब्रिलियंट एनालिसिस दोनों की तरफ से। अब मैं इन्हें बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूँ, आपने कहा कि जो फूट पड़ रही है इजराइल और अमेरिका के बीच में जो नजर आ रहा है, सर मैं वियतनाम में पोस्टेड था जब अमेरिका ठोक रहा था उनको, तो उस समय भी अमेरिका साउथ कोरिया से कहता था कि तुम कुछ नहीं करे और करो, थाईलैंड से कहता था और करो, फिलीपीन से कहता और करो। ये आपस में होता है, जब जंग आपके हक में नहीं जा रही होती तो आप एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, मैंने कई बार देखा है। अब जो इजराइल कह रहा है कि हमने मारा है खामेनी को, वो अपने लोगों को बताने के लिए,
कि ठीक है, अमेरिका हमारा दोस्त है, लेकिन हमारे पास अकेले में भी ये ताकत है, क्षमता है कि हम ईरान का बहुत नुकसान कर सकते हैं। दूसरी साहब, ये बहुत बात हो रही है ऑयल की, एनर्जी के बारे में, और आपने पूछा है कि अब ट्रंप साहब जो पादरियों के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं, ये पहली बार ट्रंप ने मान लिया है कि एक दूसरा भी खुदा है ट्रंप के अलावा, तो उसके साथ 50% 50-50 जो शेयर करना चाहिए उसको स्पॉटलाइट, तो वो पादरियों को बुला के उसने बात की। सर, इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सर, इफ यू गिव मी अ मिनट, ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है ना एनर्जी की, तो ये जनरल साहिबान आपको बताएंगे, अमेरिकन नेवी ने कहा है कि अगर ऑयल टैंकर्स जाना चाहते हैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, मैं आपको सुरक्षा दूंगा। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अब एक अमेरिकन कनाल बन गया है और मेरी इजाजत के बिना आप नहीं जा सकते। पूरी एनर्जी जो वहां से जाती है उस पर अब मेरा नियंत्रण है। ये बेसिक मैसेज है अमेरिकन नेवी का। फाइनली अभी कहते हैं कि रेजिम चेंज विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होता सर। मेरे बहुत कर्दिश दोस्त हैं सर, और वो लोग अमेरिका का बहुत समर्थन करते थे। उसको वो अब बगदादी को भी मारने में उनका हाथ था। उसके बाद अमेरिका चला गया बगदादी को ठोक के, तो फिर वो अर्दोबान, आधा दरबान जो है टर्की वाला, उसने फिर कर्ड्स को मारना शुरू कर दिया। और ट्रंप 1 में ट्वीट किया था ट्रंप ने कि अगर टाइगर तू कर्ड लोगों को ठोकेगा तो मैं तेरी आर्थिक व्यवस्था को भंग कर दूं, ये ट्रंप ने कहा था। अब ये पेशमर्गा मतलब होता है जो मौत को अपनाते हैं, ये चले गए हैं सर इनके फाइटर्स, और ये अब लड़ेंगे और इनको क्या मिलेगा इन रिटर्न, ये भी मेरा मानना है। नहीं, लेकिन उधर टर्की ये कह रहा है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। टर्की कह रहा है कि अगर आपने ईरान से लड़ने के लिए ही सही, लेकिन अगर कुर्दों को हथियार दे दिए तो ये ठीक नहीं होगा। तो ये आने वाले दिनों में और किधर जा रहा है ये मामला, और किस किस तरफ जा रहा है? मतलब जैसे एक मिसाइल जिसके बारे में कहते हैं वो एक मिसाइल जिसमें सब म्यूनिशंस निकलते हैं, एक मिसाइल कई टुकड़ों में बंटती है और जाके फटती है नीचे। ईरान मिसाइल लॉन्चर के ध्वस्त होने का वीडियो सामने आया है। अमेरिकी सेना ने जारी किया ये वीडियो। अमेरिकी सेना ने और इजराइल की सेना ने ये वीडियोस जारी किए हैं जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से हमने कई लॉन्चर्स को, असल में इनका जो ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर, ये जिसको आप TEL कहते हैं, ये एक सुविधा होती है जिसमें आप ऑन द गो मिसाइल को ले जाते हैं, उसी में आप उसको उस डायरेक्शन में इरेक्ट कर सकते हैं जिधर आपको फायर करना है, और उसके बाद आप उससे फायर भी कर सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके के कई लॉन्चर्स को ध्वस्त करने का, नष्ट करने का वीडियो भी सामने आया है। अगली खबर भी देख लीजिए। लेबनान में इजराइल के भीषण हमले जारी हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें ये हमले हर दिन इंटेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमलों के बाद नबातिये में तबाही दिखाई दे रही है। इजरायली वायुसेना ने स्ट्राइक की है। ये लेबनान का नबातिये इलाका है। बेरूत में जबरदस्त स्ट्राइक्स हुई हैं, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये नबातिये में हुई स्ट्राइक का ये वीडियो है, देखिए जरा। ये जो एरियल वीडियो ये बता रहा है कि पूरे ऐसा लग रहा है कि करीब 1.5-2 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को जद में ले लिया इस बमबारी ने। एरियल है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आसमान से जो दिखाई देता है हवाई जहाज़ से हम जब नीचे देखते हैं तो हमको ये लगता है कि एक बड़ा इलाका छोटे से हिस्से में आग के समा जाता है। वैसे अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा इलाका है जिसमें यह बमबारी हुई है। और ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड का एक बड़ा दावा है, IRGC की तरफ से दावा किया गया है कि थार्ड और डेजर्ट आई रडार सिस्टम नष्ट कर दिया है हमने। UAE और जॉर्डन में थार्ड पर हमला किया गया, कतर में डेजर्ट आई रडार सिस्टम नष्ट कर दिया। अगर 2 थार्ड इन्होंने नष्ट कर दिए हैं, ये बहुत महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है थार्ड, जिसको आप टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस कहते हैं। ये बहुत महंगा सिस्टम है और डेजर्ट आई भी कम महंगा नहीं होता। और अभी तक जितने थार्ड बैटरीज नष्ट की गई हैं उनकी कुल संख्या हो गई है 3। तो 3 थार्ड बैटरीज को नष्ट कर देना ईरान को क्या वाकई अमेरिका ने बहुत हल्के में ले लिया था? और थर्ड, जैसे एयर डिफेंस होता है, डिफेंस क्रिएट करने के लिए अगर एयर डिफेंस को डिफेंस की जरूरत पड़ जाए और वो नष्ट किए जाने लगे तो आप समझ लीजिए कि हालत क्या है। लेकिन अब पूर्णिमा नाथ जी के पास जाना चाहता हूं। पूर्णिमा नाथ जी, आज पूरे दिन से उस तस्वीर की चर्चा हो रही है। ट्रंप जो अपनी एकदम फॉर्मिडेबल, इनप्रेग्नेबल इमेज रखते हैं, ऐसा जो कभी हारा नहीं, एक विक्टर, एक चैंपियन ऑल अलोंग, वो टेबल में ऐसे बैठा हुआ है, पादरियों से घिरा हुआ, उसके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, वो आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ है। और जाहिर है अगर कोई अंदर किसी चीज का रियलाइजेशन करके ऐसा करता है तो उसको कैमरों की जरूरत नहीं पड़ती, सामने कैमरे भी चमक रहे हैं। तो इसको जरा एनालाइज करके बताएंगे ये सब क्यों हो रहा है। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। ये जो आपने देखा है, ये ड्रामा, ये थिएट्रिक्स है।
ये लिटरली दिखाया गया है कि आपको याद है, मैं आपके चैनल में भी काफी टाइम से बोल रही हूँ, वेस्टर्न क्रिश्चियन नेशनलिज्म का जो यहाँ पे भूत चढ़ा हुआ है, ये इसका नतीजा हम देख रहे हैं। दिस इज बेसिकली प्रोटेस्टेंटिज्म यहाँ पे फिर से आ रहे हैं, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा दुनिया में कौन लोग मर रहे हैं और कौन नॉन वाइट नॉन क्रिश्चियंस मर रहे हैं और कितने मर रहे हैं। आप यहाँ पे पॉलिटिशियंस की ट्वीट्स देखेंगे, उनकी पोस्ट देखेंगे, तो आपका ब्लड बॉईल नहीं होगा। तो मुझे बताइए, उनके हिसाब से कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल इसीलिए हो सकता है कि वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि वेनेजुएला का मादुरो को जब उठाए थे वहां पे कोई अमेरिकन सैनिकों को खतरा नहीं हुआ, 0 कैजुअल्टी। तो दैट इज देयर मेजरमेंट। उनको फर्क नहीं पड़ता वहां पे जब ऑपरेशन किया पे 100 वेनेजुएलन को मार दिया, उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। सीरिया के ऑपरेशन में अमेरिका ने, आपको पता है कितने अमेरिकन को टारगेट किए थे और कितने अमेरिकन मरे? आपको मैं नंबर बताती हूँ, 12 to 15, लेस देन 20 एंड 2 डिजिट नंबर, लो 2 डिजिट नंबर। आपको पता है अमेरिका ने कितने सिविलियंस को मारा है सीरिया में? 5000 सर, 5000। अब आपको इराक की नंबर बताती थी। अमेरिका के लिए इराक में 650,000 लोगों को मौत हुई है। जितना मौत हुई उससे ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होती है। वहाँ पे 5 मिलियन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आप आज की बात हम लोग की है, आप चर्चिल की बात सोच लीजिए। 3 मिलियन इंडियन को मारा है उन्होंने फेक फेमिन क्रिएट करके, क्योंकि उनको अपना सामान लंदन में पहुंचाना था। ये है इनका मेंटालिटी, ये कॉलोनियलिज्म। वो आप चर्चिल के बारे में बोल दे, या यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के बारे में बोल दीजिए, या गोल्ड लूटना है, या तो ऑयल लूटना है, रेयर अर्थ लूटना है, या मिनरल लूटना है, उनको तो आप ये कह रही हैं कि इस लूट खसोट को और नरसंहार को धार्मिक जामा पहना दिए जाने की कोशिश होती है ताकि उस पर सवाल उठने बंद हो जाएं। हाँ जी, ये क्रिश्चियन नेशनलिज्म का वही तो प्रोपेगेंडा है। इसीलिए तो मैं बार-बार, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है मैम, इस पर मैं आऊंगा। ये पूर्णिमा नाथ जी का कहना है कि इतना सारा असल में इंसानियत के ऊपर इतने जुल्म ढाने के बाद और उसको भी एक जामा पहना दिया जाता है, धार्मिक जामा। और ताकि ये सब इसलिए किया जाता है कि ताकि लोगों की संवेदनाएं हमारे साथ बनी रहे, कुर्सी सुरक्षित रहे और हम अपने किए हुए को जस्टिफाई कर सकें। अब जॉर्डन में यूएस डिफेंस सिस्टम पर हमला हुआ, जरा देखिए। ईरानी हमले में THAAD डिफेंस सिस्टम बर्बाद हुआ है। यूएस बेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। ये THAAD ऊंची दुकान का फीका पकवान साबित हो रहा है कि जनरल सिन्हा? देखिए, जैसा आपने बताया, THAAD इज द हाई एल्टीट्यूड एयर, तो जो भी स्ट्रेट क्रूज आती है, इसको ये रोक नहीं सकता। यदि आपने इसको कोऑर्डिनेट नहीं किया है तो ये आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता एरियल थ्रेट के ऊपर में, और इसलिए मारे जा रहे हैं। और इसको बहुत बेखूबी से, देखिए, आपने जॉर्डन में बात की, जो 3rd बैटरी गई है, तो ये हो ही नहीं सकता कि इतना दूर तक एब्सोल्युटली नैप टू अर्थ जा करके हम हिट करें, क्यों नैप टू अर्थ आप इसको हिट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये या तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इनफेक्टिव हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा डर है। 2 THAAD मिसाइल इन्होंने बैटरी लगा रखी है, जो वहाँ पर नंबर 3 का जो वो है डेजर्ट्स है जहाँ पर, वहाँ लगा रखा है। तो वो एक बहुत बड़ा, और बार बार ईरान कह रहा है कि हमारे टारगेट पे वो है, और यदि ये हुआ तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो भी हिट हो जाए। तो सर वो तो डिमोना को सेव करने के लिए लगाया होगा ना वहां पर? हाँ, डिमोना का जो साइट है, हाँ, उसको सेव करने के लिए। लेकिन आप कि टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड, मतलब अगर ऊपर से आने वाली ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है, ऐसी एक पैराबोला बनाते हुए वो नीचे आ रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करके मार देगी। लेकिन अगर कोई क्रूज मिसाइल और अलोंग द सरफेस आ रही होगी, पैरेलल आ रही होगी और बहुत करीब से उड़ रही होगी और आकर अगर हिट करेगी, तो THAAD उससे बचने में, खुद को बचाने तक में नाकामयाब हो जाएगा। एरिया तो छोड़ दीजिए कि उसका डिफेंस कर ले। अब ऐसे में जरा यहां पर कुछ चीजें आपके सामने रखने वाला हूं, कार्तिकेय काले सर, उसके बाद आपके पास आता हूं। यहां जरा देखिए, ईरान से उलझकर फंस गए हैं क्या ट्रंप? बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि फिल्म वो फंस गए रे ओबामा के बाद अब फंस गए रे ट्रंप बनने वाली है। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? जरा देखिए क्या क्या वो पॉइंटर्स हैं जो असल में लगता है जिनको देखकर जंग के 7वें दिन ही अमेरिका में हथियारों का स्टॉक, और आपको याद होगा वहां पर आर्मी के सबसे बड़े अधिकारी ने जंग शुरू होने के पहले यह कह दिया था कि हमने यूक्रेन के लिए बहुत सारे हथियार ऑलरेडी दिए हुए हैं, हमारा जो रिजर्व है वो ऐसा नहीं है कि इस जंग को हम शुरू कर लें। हालांकि इसको बाद में दबा दिया गया। ट्रंप ने कहा नहीं, ये तो अपने मन से चलाया जा रहा है, न्यूज एजेंसीज की तरफ से हमारे पास रिजर्व्स की कोई कमी नहीं है ना।
यहां पर दिखाई दे रहा है। ईरान ने अब तक अमेरिका के 3 थार्ड जो है वो अपने आप में एक बड़ा खतरनाक नाम है, नाम जैसा भौकाली है वैसी भौकाली एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसका भौकाल गया कहां? कैसे ये सिटिंग डक बना दिया जा रहा है? ये अमेरिका की शान से जुड़े हुए, इसकी आन बान शान से जुड़े हुए जो उसके हथियारों के नाम है उनमें एक थार्ड भी है, और थार्ड को इतना जम के थप्पड़ पड़ रहा है अमेरिका की तरफ से। क्यों? ईरान ने अमेरिका के एक रेडार सिस्टम को भी नष्ट कर दिया है। आपको मालूम है एरबिल के पास जो एक बहुत बड़ा मैमथ रेडार सिस्टम लगा हुआ था, दानवाकार रेडार सिस्टम, उसको नष्ट कर दिया है। ऐसे ईरान कैसे, मतलब वो जंगी ताकतें जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी भ्रुकुटी जिस तरफ तन गई उस तरफ चीजें साफ हो जाती हैं, अमेरिका तो वैसी ताकत है, यहां ईरान कैसे नाकों चने चबवा रहा है। जंग के 7वें दिन ही अमेरिका में हथियारों का स्टॉक घट गया, थार्ड और ये बड़ा मैमथ रेडार सिस्टम नष्ट हो गया। बगदाद, इरबिल, दुबई, अबू धाबी, बेरूत में अमेरिकी दूतावास बंद करके लोगों को निकाल कर ले जाना पड़ा। यहां आपने बेस बनाया था, आप अपनी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे इन जगहों को कह रहे थे कि चिंता मत करो, मुझको तुम वो देते रहो, क्या कहते हैं उसको दूसरी भाषा में जिसको कहते हैं आपकी, हमको चौथ देते रहो, हमको हमारा हफ्ता देते रहो, हम तुम्हारे को सुरक्षित रखेंगे। यहां तो देखिए क्या हो रहा है, उनको सुरक्षा देना तो दूर, अपनी एम्बेसी से लोगों को निकाल कर अमेरिका को ले जाना पड़ रहा है। ये इन तमाम जगहों पर दूतावास से लोगों को खाली करा दिया गया है। इराक, सीरिया, कतर और जॉर्डन में अपने बेसिस से सैनिकों को रिलोकेट करना पड़ा है। तो फिर यह बताता है कि स्थितियां क्या हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दूतावास पर ईरान का हमला जारी है। कुवैत, कतर, ओमान ने अमेरिकी एयरबेस से हमले के लिए मना कर दिया है। उन्होंने कह दिया अब यहां पे आप एयरबेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन जगहों का आप इस्तेमाल करते हैं, हमको देखिए किस तरीके से वहां से ईरान से आने वाली मिसाइलें हमको निशाना बना रही हैं, आप रोक भी नहीं पा रहे, आप रहने दीजिए, यहां से मत कीजिए। तो ये जो है अमेरिका जिसका ईगो इतना बड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप जिनका तो सुपर इन्फ्लेटेड ईगो है, उनके लिए इस समय हालात कैसे हैं? कार्तिकेय काले सर, कार्तिकेय काले सर। दिनेश जी, ऐसा है, जस्ट बिफोर आई स्टार्ट थोड़ा सा मैं आपको थर्ड और जो AN/APY-2 रडार है, जो एयर ट्रांसपोर्टेबल रडार है जिसको डिस्ट्रॉय किया, उसके बारे में बता दूं। देखिए, मिडिल ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसकी जो आवाज नहीं आ रही लोकेशन है। हेलो, आई विल मेक श्योर दीपक सर आपको आवाज जाए सर। हाँ, कार्तिकेय काले सर आप। ओके, तो जिसकी जो उसकी लोकेशन है उससे जो सारे रशिया की तरफ से और चाइना की तरफ से जो लॉन्ग रेंज और जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मेडिटेरेनियन की तरफ से ये सब जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के या कोई भी तरह का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन या एयर में कोई भी मनूवरिंग होती है या कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है। एंड द रेंजेस आर टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर्स। तो दीज आर, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह जो परीक्षण होते हैं, इन बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को भी ये फॉलो करता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो थर्ड बैटरीज के साथ जो रडार्स आते हैं, अपार्ट फ्रॉम देम यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिडिल ईस्टर्न बेसिस में जो रडार पोजिशन हैं, स्पेशली द लॉन्ग रेंज रडार्स, वो उनको एक आंख देते हैं, दे गिव देम एन आई, एक पूरी आंख देते हैं जो पूरे एरिया को देखते हैं। और ईरान के सिस्टमेटिक अटैक्स ने एक्चुअली न केवल थर्ड बैटरीज के रडार को डिस्ट्रॉय किया है, परंतु ये बड़ी जो बैलिस्टिक मिसाइल रडार्स हैं, इन पे भी हमले हुए हैं। एंड जहां तक मुझे खबर है, उनका जो मेजर रडार है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, तो एक्चुअली उनकी आंख जो उस एरिया में है वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। नहीं, सवाल तो यही है सर कि आंखें जो फोड़ी जा रही हैं अलग अलग जगहों पर, एक बहुत ईगो वाले ताकत की अगर आंखें फोड़ी जाएं तो वो ज्यादा चुभता है उसको। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको लेकर दीपक सर के पास जाने से पहले जरा ये खबर देखिए, कुवैत में अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। एक के बाद एक ईरान का ड्रोन अटैक यहां पर हुआ है। कुवैत में ईरान के ड्रोन अटैक, मिसाइलें तो खैर वहां जाकर हिट कर ही रही हैं, ड्रोन कितने कहर बर्पा साबित हो रहे हैं उसकी भी तस्वीरें यहां पर देखिए। और ड्रोनों का एक बहुत बड़ा जखीरा है ईरान के पास। न सिर्फ मिसाइलें उसकी बहुत खतरनाक ताकतें हैं, बल्कि उसके पास जो ड्रोन्स का जखीरा है उसको और ज्यादा खतरनाक बनाता है। असल में इन्हीं ड्रोन्स ने रशिया यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के बाद वहां का सिनेरियो भी बदला था, क्योंकि वो उसकी आदत पड़ी हुई है कि मुझे दुनिया का नंबर 1 होना है। लेकिन सच्चाई ये है, उसका दुश्मन, मेन दुश्मन तो चीन है, लेकिन सच्चाई ये है कि जाते थे हम चीन, पहुंच गए ईरान, समझ लेना। आने 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 क्या प्यार हो गया उनको किसके साथ। मेरा अपना मानना है सब कि अमेरिका अभी भी हार नहीं मानेगा, मार खाएगा। जो थर्ड बार उसके उड़ रहे हैं,
बट ये जो गल्फ मोनार्कीज हैं, कोई किसी का चाचा भतीजा दामाद है ससुर सब एक दूसरे से रिश्तेदार हैं, सारा पैसा तो इन्होंने अपना अमेरिका में छुपा रखा है। और तकलीफ होगी सबसे ज्यादा इनको, उन्होंने आउटसोर्स कर दिया अपना डिफेंस अमेरिका को। ये क्या करेंगे सर? ईरान के साथ तो अब दोस्ती कर नहीं सकते। और अगर समझौता होता है सर, एक चीज जनरल साहिबान बताएंगे, ईरान को बहुत मार पड़ी है, बहुत नुकसान हुआ, उसके पैसे कौन भरेगा सर? इराक में जो नुकसान हुआ था, अमेरिका ने उसकी ऑयल फील्ड्स पे कब्जा किया कि ऑयल बेच के हम उसको रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। ईरान में कौन भरेगा इसके पैसे? तो अमेरिका वापस नहीं हट सकता सर, बहुत नुकसान हुआ है ईरान में, somebody has to pay, वो अमेरिका लेगा उनका तेल। तो ये आप ये कह रहे हैं सर कुल मिला के कि अमेरिका को इसकी आदत है, भले ये उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं रहा लेकिन हारा है वो कई बार। वो ये समझता है कि करने कुछ जाते हैं, जाते थे जापान पहुंच जाते हैं चीन, ये उसके साथ हुआ है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए सर यहां से डिक्लाइन शुरू होता है अब उनका यहां से क्या अब ग्राफ नीचे जाना शुरू होता है और मिड टर्म में दिखाई भी दे जाएगा? दागी 150 बैलिस्टिक मिसाइलें, 7 दिन में 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। 28 फरवरी को सबसे ज्यादा 90 मिसाइलें दागी थी, तो सबसे ज्यादा सबसे पहले दिन, और उसके बाद ये थोड़ा कम हुआ है। क्या वॉर को प्रोलॉन्ग करने के लिए स्ट्रेटजिकली ऐसा किया गया है? अपने रिजर्व्स को डिप्लीट होते हुए देखकर ऐसा किया गया है, मजबूरी में किया गया है, या फिर असल में वो तमाम जगहें जहां से वो मिसाइल लॉन्च कर सकते थे उन जगहों पर अमेरिका और इजराइल ने उनको समाप्त कर दिया, इसलिए ऐसा हुआ? सुनिए जरा, देखिए। अब आगे चलिए। हालांकि अमेरिका कहां कहां फंसा इसमें मैं देख रहा था ग्राफिकली, एक मिस्टेक मैंने जरूर नोटिस की कि अब अल शरा है वहां, असद को हटाने में तो कामयाबी मिली, लेकिन क्या जो होलिस्टिकली जिन एम्बिशंस और एम्स को लेकर अमेरिका वहां गया था, क्या वो पूरा हुआ ना? और ये तो निश्चित रूप से दिखाई देता है कि जहां वो चीजें सूरत हाल को संवारने के लिए जाता है वहां सूरत बिगाड़ कर जरूर आता है। अब जरा देखिए, अमेरिका इजराइल पर फॉल्स फ्लैग का आरोप भी लग रहा है। तुर्की और अजरबैजान में अटैक, फॉल्स फ्लैग। ईरान ने कहा आपस में लड़ाना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अब ये भी कहा जा रहा है कि तमाम इस्लामिक वर्ल्ड को ईरान के खिलाफ खड़ा कर देना ये चाहा जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, और इसलिए ये काम किए जा रहे हैं। अब जरा यहां पर ये भी देखिए, क्या ये फॉल्स फ्लैग वाकई हो रहा है, और क्या ये फॉल्स फ्लैग इसलिए हो रहा है कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति लाई जाए? ईरान ये आरोप लगा रहा है कि अमेरिका और इजराइल युद्ध में फॉल्स फ्लैग का सहारा ले रहे हैं। फॉल्स फ्लैग इसलिए ताकि किसी बड़ी घटना का आरोप ईरान पर मढ़ दिया जाए, जैसे तुर्की अजरबैजान में मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ। ईरान ने फॉल्स फ्लैग करार दिया है तुर्की अजरबैजान पर इसलिए हमला हुआ कि ये ईरान पर वापस पलटकर अटैक कर दे। एआई से वीडियो बनाकर भी फैलाया जा रहा है ये बात कि ईरान का हौसला इससे टूटे। कुर्द लड़ाकों को एक बार फिर बलि का बकरा बना रहा है अमेरिका। तो अब ये अगर ये स्थिति है, क्या वाकई फॉल्स फ्लैग और इस युद्ध के प्रसार, इसकी व्यापकता को और बढ़ाने के लिए भी चीजें की जा रही हो सकती हैं? जनरल सिन्हा, बहुत जल्दी से सर, 30 सेकंड। देखिए दिनेश, वॉर के समय सारे आयामों को जोड़ा जाता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक उसका हिस्सा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वहाँ पर अजरी बहुत हैं ईरान के अंदर में, अजरबैजान के ऊपर में डाल करके, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, और ख़ास करके कुर्द के इलाके में जहाँ पर कुर्द को लाना चाहते हैं, कुर्द को वेपन दे रहे हैं, कुर्दिस्तान के बड़े आयाम को ये जोड़ रहे हैं, तो सारे चीज़ करता है। और ये कोई वॉर में कोई इसकी आप कहते हैं कि नहीं सही है गलत है, ये आकलन छोड़िए। यदि ये आपको आपके वॉर एफर्ट में आपको हेल्प करता है तो ये एक आपके हिस्सा होता है, आपकी लड़ाई का एक हिस्सा। ये साई ऑप्स होते हैं और ये वॉर का आपके हिस्सा होते हैं, और जंग में और प्यार में जैसा कहा जाता है सब जायज होता है। अब जरा इधर चले आइए, जंग में कितना टिक गया ईरान? 7वां दिन अभी जारी है, और ईरान पूरी इंटेंसिटी अभी बेशक ना दिखा रहा हो जो 28 तारीख को दिखी मिसाइल अटैक्स के हिसाब से, लेकिन ये दिख रहा है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। कैसे टिका ईरान? मोज़ैक स्ट्रैटेजी कहा जाता है कि इसमें से एक है मोज़ैक स्ट्रैटेजी, दूसरा हाइड्रा फॉर्म ऑफ वॉर, एसिमेट्रिक एंड्योरेंस। ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल इस समय आप होते हुए सुन रहे होंगे। असल में मोज़ैक स्ट्रैटेजी क्या है? मोज़ैक स्ट्रैटेजी ये है कि तमाम जगहों पर ऐसे ठिकाने बना दो
जैसे जैसे आप देखते होंगे आपके शतरंज की बिसात में होते हैं काले खाने और सफेद खाने, उस तरीके से ऐसे भर दो कि वहां पर हर जगह पर एक इंडिपेंडेंट मिलिट्री आपका एस्टेब्लिशमेंट हो। 31 प्रांत में 31 सेनाएं स्प्लिट कर, इसमें देखिए जरा, हमले के लिए स्वतंत्र फैसले का अधिकार इनके पास हो। तेहरान कमांड सेंटर के ऑर्डर का इंतजार इनको नहीं करना पड़ेगा। अब हाइड्रा फॉर्म ऑफ वॉर के बारे में कहते हैं कि हर बड़े कमांडर के पीछे 2 और कमांडर तैयार कर दो, एक हटे एक एलिमिनेट हो तो 2 आ जाए, 2 नंबर का हटे तो 3, 3 के बाद 4 तैयार रखो। हमास, हिजबुल्ला, हूती जैसे प्रॉक्सीज को रेडी कर दो। ईरान पर हमला होता है तो जवाब लेबनान, यमन या इराक से आता है। ईरान ने अपने लड़ाकों को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। एसिमेट्रिक एंड्योरेंस, ईरान सबसे सस्ते ड्रोन मार रहा है, यूएस महंगी मिसाइलों से रोकता है, इंटरसेप्ट करता है, एट्रिशन ज्यादा होता है।